हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को एसीसी जीडी 2024 जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 16 है। इससे पहले हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है। तो अगर उसको आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, जाइए वहां से आप चेकआउट करिए। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मुझे 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देनी होगी। देखते हैं आपका नंबर कितना आता है। विशाख उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। और मंत्रिपरिषद लोकसभा की कुल संख्या में कितनी प्रतिशत है? वो आपका 15% है। और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में हुआ था। और आपका हाल ही में सीएम खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई थी, तो वो की गई थी कब? आप कहेंगे यूपी में की गई थी। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आईसीएआर केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका कहाँ स्थित है? आप कहेंगे नागपुर में। कहाँ स्थित है जी? आप कहेंगे नागपुर में। नागपुर में का पास कब? कौन करेगा पास जब रास्ते में हो नाग। और नागपुर में ही आपका जो है वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान है, जिसको बोला जाता है NEER। क्या बोला जाता है? NEER बोला जाता है। इसके अलावा भी अगर और भी चीज़ आप जान सकते हैं तो आपका भारतीय कृषि एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप कहेंगे दिल्ली में। तंबाकू कहाँ है? तो आप कहेंगे राजमुंदरी है। राजमुंदरी राजमुंदरी कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में। चीनी आपका है कानपुर में है। चीनी चीनी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक में है। कटक आपका उड़ीसा में है। केंद्रीय गन्ना आपका है लखनऊ में है। केंद्रीय नारियल आपका है कहाँ है? तो आप कहेंगे कासगोड़ में है। केंद्रीय औषधि आपका है जो औषधि केंद्र जो आपका है लखनऊ में है। और आपका नमक केंद्रीय नमक जो आपका कहाँ है? तो आप कहेंगे आपका भावनगर में है। केंद्रीय जूट जो आपका कोलकाता में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो है आपका मैसूर में है। मैसूर आपका कर्नाटका में है। और अगर बात करते हैं तो हम कि गन्ना गन्ना प्रजनन केंद्र की बात करें तो वो आपका कोयम्बटूर में है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है WTO का मुख्यालय? आप कहें कि व्यापार व्यापार करना करना आपके लिए जोखिम हो सकता है या जानलेवा हो सकता है, तो वो कौन है? जिनेवा में। अच्छा, रोम में। रोम में आपका किस चीज़ का मुख्यालय था? अपने वर्ल्ड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय रोम में है। और जिनेवा में आपका जो है वो विश्व मौसम विज्ञान, आपका विश्व बौद्धिक संपदा, जिसको जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और आपका विश्व संपदा विश्व सं, विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, आपका विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय आपका कहाँ था? आप कहेंगे कि वो आपका जिनेवा में है। अनकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है। वाशिंगटन डीसी में आपका IMF का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में आपका UNO UNDP UNICEF का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है वो आपका टोक्यो में है। यूनेस्को में आपका पेरिस का मुख्यालय पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस है। और ओपेक का मुख्यालय आपका जो है वो वियना है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने निम्न में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? तो कौन लिखी है? आपका प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे आपका सचिन तेंदुलकर की बुक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपका किसका बुक है? ये तो इब्राहिम सिंह का है। एट 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 द क्लोज प्ले। एट द क्लोज प्ले आपका किसका बुक है? तो आप कहेंगे रिकी पॉन्डिंग का है। और आपका आपका स्टैंडिंग स्टैंडिंग माई ग्राउंड। स्टैंडिंग माई ग्राउंड आपका किसका है? तो आप कहेंगे मैथ्यू हेडन का है। किसका है जी? मैथ्यू हेडन का है। अगला नंबर हमारे पास है इसी के मामले में कि आपका जो कुछ और ऑस्ट्रेलिया के कुछ आपका जो पूर्व क्रिकेटर है और क्रिकेटर है उनके द्वारा लिखी गई बुक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नो स्पॉन किसकी पुस्तक है? आपका सेन बॉर्न की है। माई स्टोरी माइकल क्लार्क की है। और आपका ट्रू ट्रू कॉलर्स आपका एडम गिलक्रिस्ट के है। और आपका द बिनर्स मिस्टेक किसका है? तो सेन बॉर्ड्स की है। और आपका आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन आपका स्टीव वॉ की है। और आपका रे ऑन द राइज किसकी पुस्तक है? आपका एडू एडू साइमंड्स की है। किस है? साइमंड्स की है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि भारतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय का क्या नाम है? तो क्या नाम है? आप कहेंगे मुद्रा नाम है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ आपका भारतनाट्यम से जुड़ा हुआ आपका 4 शब्द और भी आता है, जाति स्वरम और आपका शब्दम वर्णम और आपका जावली। इन चारों का संबंध आपका मुद्रा यानी कि भारतनाट्यम से आपका मुद्रा से जुड़ा हुआ है। और भारतनाट्यम से जुड़ा हुआ आपका जो है जो कि दासियों के द्वारा किया जाता था उसको कहा जाता था दासी अट्टम। ये दासी अट्टम देव दासी नृत्य यानी कि दासियों के द्वारा किया जाता था। अग्नि नृत्य उसको कहते हैं। और आपका जो एक और संबंध आता है आपका वो आता है
खटका मुख हस्त, यानी कि हस्त अपने हाथ के द्वारा ओम बनाया जाता है, उसी को कहते हैं आपका खटका मुख हस्त कहा जाता है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित आपका जतिन गोस्वामी जी बिल्कुल भी नहीं। जतिन गोस्वामी का संबंध आपका सत्रिया से है और जतिन गोस्वामी को आपका नृत्य का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और आपका रूप रूप सुरूपा सुरूपा सेन आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो हाँ ओडिशा नृत्य से संबंधित व्यक्ति है? यामिनी कृष्णा मूर्ति आपका जो है, यामिना कृष्ण मूर्ति जो आपका है वो भारतनाट्यम और आपका कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है। ईसिरा पारिक जो आपका है वो कथक से जुड़ा हुआ है। और ओडिसी की बात करते हैं तो ओडिसी आपका जो किरण 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 सहगल और आपका शेरान 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 लोवेन शेरान लोवेन और आपका शर्मिला विश्वास, ये जो आपका जुड़ा हुआ है वो किन से जुड़ा हुआ है? आपका उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बसंत उत्सव के रूप में झोड़ा नृत्य किया जाता है? तो त्रिपुरा, त्रिपुरा से आपका जो होजागिरी, होजागिरी और आपका ममता 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 मूसाक आपका कर्नाटक का कौन है? तो आप कहेंगे बीरगासा और यक्षगान और आपका भूता आराधना। उत्तराखंड में आपका जो उत्तराखंड से ये जुड़ा हुआ है झोला जो जुड़ा हुआ है, यहाँ से और भी कुछ नृत्य है जैसे कि झोलिया आपका है, चौफला आपका है, थड़िया आपका है और सौरा आपका है, उत्तराखंड से। महाराष्ट्र आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे नगटा, नगटा आपका है, उसके बाद में कोली है और उसके बाद आपका जो है लावनी है। कौन है जी? लावनी। तो महाराष्ट्र से आपका नगटा, कोली और आपका लावनी, इन तीनों का जुड़ा हुआ महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बीना वादक है? कौन है जी? सुल्तान खान। सुल्तान खान तो आपका सारंगी से संबंधित है। आपका बी धन्नामल आपका जो है इनका संबंध जो है वो बीना से है। क्या जिसे बीना से? और आपका एन राजम आपका जो है वो वायलिन से संबंधित है। और आपका गोपाल दास आपका पखावज से संबंधित है। उसके बाद अगर बीना से संबंधित और भी बातें करते हैं तो डॉक्टर डॉक्टर लालमणि मिश्रा आपका जिनको बीना से संबंधित है। आपका असद असद अली खान संबंधित है, उसी से संबंधित है। और आपका जो संबंधित है आपका बालाचंद्र, एस बालाचंद्र जिनका संबंध भी आपका बीना से है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अल्पपाइन अल्पपाइन जलवायु, आपका मानसूनी, आपका आर्कटिक जलवायु और आपका टुंड्रा टुंड्रा जलवायु क्या कहा जाता है? आप कहेंगे मानसून जलवायु इसको कहा जाता है। और मानसून जलवायु इसको कहा जाता है आपका उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपके मानसून को कहा जाता है। और मानसून जो शब्द है वो आपका एक अरबी भाषा है और भारत की कृषि जलवायु को चार भागों में बांटा है। भारत के जलवा भारत के कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटा गया था? आपका 15 भागों में बांटा गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका है कौन है जी? आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका असम में है। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ था? आपका वो उत्तराखंड में है। और आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। अच्छा, इन्हीं को इनका जो स्थापित किया गया था वो कब किया था? 1936 में किया गया था, जिसका नाम धरा गया था हाईलैंड नेशनल पार्क धरा गया था, जो कि एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था। और इसको की नाम चेंज करके 1957 में जिम कॉर्बेट कर दिया गया। जिम कॉर्बेट इसलिए किया गया क्योंकि एक जो आयरलैंड का एक शिकारी था, एक लेखक भी था। और उसका नाम था हंटर हंटर क्या नाम था उसका? हंटर, इसका नाम था लॉयर हंटर नाम था। उन्हीं के नाम पर वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को कर दिया गया था। 1973 में बाघ राष्ट्रीय उद्यान में शामिल पहला ये नेशनल पार्क बन गया था। कौन बन गया था? तो आप कहेंगे जिम कॉर्बेट, जिसको कि पहले 1936 में स्थापित किया गया था, जिसको कि हाईलैंड नेशनल पार्क कहा गया था, जो कि एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क मौजूद है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ या ना? 18वां संविधान संशोधन अधिनियम, आपका 11वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम। आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम में ये साफ साफ क्लियर कर दिया कि आपका आपका जो है वो एक राज्य दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं।
और इसी में कहा गया था 14 राज्य और आपका 6 यूटी है, और अभी जो आपका 28 राज्य है और आपका 8 यूटी है। और इसी में आपका जो कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट हो सकती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से डैश के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो किसके किया जाना चाहिए? आप कहेंगे कि सबसे पहले मुझे बताइए कि भारत में आपका कितने अनुच्छेद हैं? 352 अनुच्छेद के तहत आपका देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। किस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है? तो कहेंगे युद्ध की स्थिति रहती है तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है। उसके बाद में आपका आपका जो होती है वो आपका बाह्य आक्रमण के तहत आप बाह्य आक्रमण की स्थिति में होती है। और आपका सशस्त्र विद्रोह के तहत भी हो सकती है। सशस्त्र विद्रोह मतलब आंतरिक आंतरिक आपातकाल जो होती है, आंतरिक अशांति फैल जाती है, तो उसमें भी आपका राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जो कि आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको की ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक देश में कितने बार लग चुका है? तो कहेंगे 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग गया है। अच्छा, आपका जो है वो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर दी है। 356 के तहत आपका जो है वो राष्ट्रपति शासन लगती है। क्या लगती है? राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगती है, जिसमें कि आपका राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है। और आपका 360 के तहत आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, जो कि अभी तक भारत में 0 बार मतलब कि एक भी बार नहीं लगा। 358 के तहत आपका जो जब इमरजेंसी भारत में मतलब भारत में या तो किसी भी देश में आपका जो राष्ट्र किसी भी देश में नहीं, भारत में आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी हालत में किसी भी स्थिति में तो आपका जो 358 के तहत मूलाधिकार जो होते हैं वो निलंबित हो जाती है। और 359 के तहत आपका राष्ट्रपति बताएंगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स काम कर रही है, या तो कौन सा काम तो खत्म हो रही है तो खत्म नहीं हो रही है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मूलाधिकार कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका 20 और 21 जो है वो कभी भी निलंबित नहीं होती है। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो आपातकालीन के समय कौन सा जो आपका है, कौन सा आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाती है और कौन सा खत्म नहीं हो सकती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक अस्थायी समिति संसद के निम्नलिखित सदनों में से किस सदस्य के सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति होती है? राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, विधानसभा होती है। लोकसभा होती है, आपका विधानसभा होती है, और राज्यसभा राज्यसभा और आपका जो है वो लोकसभा के दोनों राज्यों द्वारा होती है। आर्टिकल आर्टिकल 105 के तहत एक तो होता है आपका संसदीय समितियां होती है। क्या होती है? संसदीय समितियां होती है 105 के, जिसके अंदर आपका जो आती है वो लोक लेखा समिति होती है, यानी कि आपका जो होती है पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी होती है, जिसकी स्थापना जो होती है वो 1921 में होती है, और जो 1 वर्षीय अवधि के लिए होती है, जिसमें सदस्यों की संख्या 15 आपका जो होती है वो लोकसभा से होती है, और आपका 7 जो होती है वो आपका राज्यसभा से होती है। एक तो आपका होती है प्रागणन समिति होती है, सेकंड आपका होती है स्टैटिक्स कमेटी आपका होती है, जो कि जिसकी स्थापना जो होती है वो 1950 में होती है, जिसमें कि आपका 30 सदस्य होते हैं, और जो 30 सदस्य होते हैं, और ये तीसों के तीसों आपका लोकसभा से होती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो आपका तीसरा नंबर में आपका होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, जिसकी स्थापना जो होती है वो 1964 में होती है, जिसमें आपका 15 लोकसभा से होती है, और आपका 7 जो होती है वो आपका राज्यसभा से होती है। अच्छा, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपका लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी जो होती है, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी जो आपका होती है, वो वो आपका जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो वो आती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था वो भारत में आपका 1919 में एक जो था वो वाइसराय था, तो उसी के तहत से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत से आपका लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी की स्थापना होती है 1921 में। और आपका जो प्राक्कलन समिति किसके सिफारिश पे? अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 1820 की रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो किस क्षेत्र में लागू की गई थी? आप कहेंगे मद्रास, और आपका जो है बॉम्बे। अच्छा, मद्रास और बॉम्बे के साथ साथ आपका जो है वो असम पर भी 1820 में आपका जो है वो रैयतवाड़ी कृषि जो व्यवस्था जो है वो लागू कर दिया गया था। अच्छा, 1820 में रैयतवाड़ी जो है वो लागू करने वाला जो कौन व्यक्ति था? तो आप कहेंगे कि टॉमस मुनरो था, जो कि आपका मद्रास का गवर्नर हुआ करता था, और जो कि आपको मद्रास और बॉम्बे के साथ साथ असम पर भी लगा दिया था। और उस टाइम लगभग लगभग आपका जो है वो पूरे भारत के लगभग लगभग 51% भूमि भूमि पर वो जो आपका जो है वो रैयत बाड़ी लगा दिया था। अच्छा, इसके बाद साथ साथ उस टाइम जो आया था वो आपका इजारेदारी इजारेदारी प्रथा आया था। इजारेदारी प्रथा कौन लाया था? तो आप कहेंगे हेस्टिंग लाया था।
1772 ईस्वी में लाया था, जिसमें कि पंचवर्षीय ठेकेदार होती है। मतलब कि इसमें जो आपका होती है कि आपका एक बोरी पर आपका जो है वो ज़मीन वो ले लेता था, और ज़मीन को जो है वो उसके नाम हो जाता था, और उसके बाद उसका जो रेवेन्यू होता था, उसका रेवेन्यू होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज देता था। तो कुछ इस तरह से पंचवर्षीय ठेकेदार होता था। और उसके बाद में आता है अस्थाई बंदोबस्ता आती है, जो कि 1793 में आती है, और आपका किसके द्वारा लाया जाता है? आपका कॉर्नवालिस के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा लाया जाता है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरैयूर उरैयूर का राजनीतिक केंद्र डैश राजधानी था। तो कौन था आपका? जरा आपका चालुक्य था, चेरो था, और आपका चोलो था, और आपका पांड्य था। तो कौन था आपका? वो चोलो था। कौन था? चोलो था। अच्छा, चोलो का संस्थापक जो था वो कौन था आपका? विजय चोल था, और राजधानी जो था वो तंजौर था, और आपका चिन्ह जो था वो आपका बाघ था। तो इसको कभी कभी मत भूलिएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि 2000 करंट वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई थी। तो प्रति माह तय की गई थी कितना? आप कहेंगे 816 की गई थी, जो कि आपका तेंदुलकर तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट पर आया था, जो कि सारे क्षेत्र के लिए 1000 था। अच्छा, आपका जो 816 में अगर आप 30 से भाग देते हैं तो कितना आपके आता है? आप कहेंगे वो आता है आपका 27। अगर 27 से कोई ज़्यादा कर देते तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आती, वो शहरी क्षेत्र में चल जाती है, और शहरी क्षेत्र के लिए आपका जो रखा गया था वो 1000 रुपया। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि निम्नलिखित में से किसे एंजाइम के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ग्राही को, शारीरिक गतिविधि को, आपका क्रियाधारा को, और आपका जैविक उत्प्रेरक को। तो किसको? जैविक उत्प्रेरक को। आपका सभी एंजाइम एक प्रोटीन है, और आपका जो एंजाइम जीवित नहीं होते हैं, एक निष्क्रिय होते हैं, और आपका पाचन क्रिया में आपका जो हेल्प करते हैं, और रासायनिक प्रक्रिया को वो तेज करते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आप कहेंगे जिंक है, मरकरी है, मैग्नीशियम है, लेड है। तो कौन है आपका जी? तो आप कहेंगे कि मैग्नीशियम है। सबसे सबसे अभिक्रियाशील जो धातु है वो कौन है? तो आप कहेंगे सीजियम है। कौन है सबसे अभिक्रियाशील जो धातु है? आपका सीजियम है। और आपका उसके बाद में आपका जो है वो पोटेशियम है, उसके बाद में सोडियम है, उसके बाद में कैल्शियम है, उसके बाद में मैग्नीशियम है, फिर आपका जो है वो एल्यूमिनियम है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो वो किया आपका कौन किया है? पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? ब्रिक्स ने किया है। अच्छा, ब्रिक्स ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है? आप कहेंगे ब्रिक्स में आपका जो है वो ब्राज़ील है, उसके बाद में आपका रसिया है, इंडिया है, उसके बाद में चाइना है, फिर आपका साउथ अफ्रीका है। सबसे लास्ट में जो जुटने वाला है वो साउथ अफ्रीका है। आपको पता होगा जो कि 2010 में जुटा था। और इसके बारे में अगर बात करते हैं तो आपका ब्रिक्स की हेडक्वार्टर आपका चाइना की राजधानी बीजिंग में। अच्छा, ब्रिक्स की पहली जो बैठक हुआ था वो 16 जून 2009 को हुआ था, रूस में हुआ था। और ब्रिक्स सम्मेलन 2023 जो हुआ था वो आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। 2024 में कहाँ होगा? तो आप कहेंगे ब्राज़ील में। नहीं जी, रूस में होगा, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो मना कर दिया अपने ब्रिक्स सम्मेलन से, तो इसलिए रूस में होगा। आगे बात करते हैं तो इसके मामले में, ब्रिक्स के मामले में, अगर कोई भी देश अगर मना कर देता है तो उसके अगले देश को दिया जाता है, फिर उसके अगले देश को दिया जाता है। कुछ इस तरह से हमारे प्रोसेस चलते हैं। हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन जीता है आपका जी? ईश्वर शर्मा की बात करें तो मात्र 13 साल के खिलाड़ी हैं जो कि यूरोपीय योग स्पोर्ट चैंपियनशिप में खेलने गए थे। तो वो जीते हैं। कौन जीते? ईश्वर शर्मा ने आपका गोल्ड मेडल जीता है। स्वीडन में आयोजन जो हुआ था, स्वीडन की राजधानी आपका कहाँ था? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी आपका स्टॉकहोम है। हाल ही में किसने 47 वर्ष बाद डेविड कप 2023 का खिताब जीता है? तो कौन जीता? आपका इटाली ने जीता है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि उप विजेता जो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया रहा था, और सबसे ज़्यादा बार आपका जीतने वाला डेविड कप जो है वो आपका कौन रहा था? आपका वो ऑस्ट्रेलिया रहा है, जो कि 28 बार जीता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया महोत्सव जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया महोत्सव जो हुआ है वो कहाँ हुआ? इटली में हुआ है। और इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री जो रहा है वो कौन रहा है? जॉर्जिया मेलोनी रहा है। दोस्त ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जो ये दिया हुआ जारीकर्ता संस्थान दिया हुआ, जैसे वैश्विक शांति सूचकांक 2023, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जो दिया हुआ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको जारी करता है आपका इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है।
और आपका जो सम्मिलित देश इसमें जो है आपका वैश्विक सूचकांक 2023 में आपका सूचकांक है वो 163 है। और शीर्ष स्थान पर जो पहला स्थान पर रहा है वो कौन रहा है, तो आप कहेंगे वो रहा है आइसलैंड रहा है। और भारत का स्थान उसमें से रहा है 126वां रहा है। ये जो आपको पता होना चाहिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जो आपका है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी करता है। और आपका जो सम्मेलन रहा था वो आपका रहा था 163 रहा था। और शीर्ष स्थान पर आपका आइसलैंड रहा था। और भारत का स्थान जो रहा था वो 126वां रहा था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले हेन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इम्पोर्टेंट आपका जो है वो जारी करता आपका है हेनले एंड पार्ट पार्टनेस आपका 193 सम्मिलित है। और इसमें जो सिंगापुर एक नंबर पर है। और आपका भारत का रहा जो आपका 80वां रहा है। कौन रहा है, 80वां रहा है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 में आपका जो रहा विश्व आर्थिक मंच रहा। और आपका उसमें 146 रहा। और आपका आइसलैंड रहा जिसमें 127 रहा। उसके बाद में 20 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रहा है आपका रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता। और इसमें आपका जो 180 रहता है। और आपका नॉर्वे इसमें जो है वो एक नंबर पर आता है। और 161वां में आपका आता है भारत आता है। उसके बाद में आपका जो है आर्थिक स्वच्छता सूचकांक की अगर बात करते हैं तो उसमें जो आपका आती है द द हेरिटेज फाउंडेशन आपका, जिसमें 182 देश आते हैं, जिसमें जिसमें फर्स्ट नंबर पर आपका आता है सिंगापुर। और इंडिया जो आती है वो 131 नंबर पर आती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में आपका जो आता है वो आपका हुर्न आता है, जारी करता है। और इसमें 138 देश आते हैं, जिसमें अमेरिका सबसे पहला नंबर पर आता है। और भारत जो आता है वो तीसरा नंबर पर आता है। उसके बाद में आपका है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में आपका आता है सतत विकास समाधान नेटवर्क आता है, जिसमें 136 होता है। और आपका फिनलैंड आता है जिसमें आपका 126वां आती है। कौन आती है, 126वां आती है। तो हमारा जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो आपको देना है कि आपका डेविड कप 2024 का आयोजन किस किस देश में होगा, इनके इनके बारे में